नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज से डेली रात में 9 बजे आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट किया गया है 30 क्वेश्चन के। इस तरह से आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे बीपीएससी, टीआरई 3, टीआरई 4 हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, कोई से भी एग्जाम हो, यानी स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम अगर आप पढ़ रहे हैं तो अदर एग्जाम के लिए जैसे सीटेट हो गया, सीटेट का सेकंड पेपर, यूपी टेट का सेकंड पेपर है ना, या स्टेट हो गया, इन सब आप क्लियर कर लेंगे। तो अगर आप अच्छे से इसको डेली 9 बजे अपनी संख्या बढ़ाकर इसे फॉलो करेंगे तो ही मैं हिस्ट्री के लिए भी और साइंस के लिए भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक टॉपिक को क्लियर करूंगा इसी तरह से। और आपको अगर पीडीएफ परचेज करना हो तो आप 6386087535 पर व्हाट्सअप करके बता दीजिए। अगर आपको पीडीएफ ये वाला अभी तक ज्योग्राफी का सिर्फ बना है तो ज्योग्राफी का परचेज करना चाहते हैं तो मात्र आपको 99 रुपीज़ में यह मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे इसको देखते हैं बच्चों। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें गलत भी होंगे, है ना, और कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन सही होगा। मतलब एक आध दो क्वेश्चन हो सकता है कि इस राइटर ने गलत किया हो। ये बहुत अच्छे स्टैंडर्ड बुक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। मार्केट में अभी अवेलेबल भी नहीं है, कहीं भी नहीं। एक का दुक्का यह प्रकाशन बंद हो गया है। इसका नाम है प्लेटफॉर्म, आपको पता होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, आपको यह देखना है बच्चों। देखिए आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह, बेटा यह गलत दिया है। यह होगा आपका शुक्र होगा। क्या होगा? शुक्र, यानी कि हम कह लें मरकरी और वीनस हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पृथ्वी मतलब कि सन से लेकर जो जितने भी प्लेनेट हैं उसका हम क्रम बता देते हैं। सबसे पहले आता है बेटा आपका वीनस, आपका मरकरी आता है। मरकरी के बाद वीनस आता है। वीनस के बाद आपका आ जाता है अर्थ के बाद मार्स के बाद जुपिटर के बाद सैटर्न के बाद आपका यूरेनस, फिर नेपच्यून। इसे कहते हैं सबसे दूर का ग्रह। तो सबसे दूर का ग्रह क्या है? ये लिखा है कुबेर मतलब प्लूटो की बात कर रहा है। यह गलत बात है, यह तो गलत हो गया। पृथ्वी सबसे निकट ग्रह बेटा बुध है। देखिए यह गलत है क्योंकि हमारा क्या होगा? मतलब कि वीनस होगा। पृथ्वी के सबसे निकट, पृथ्वी की जुड़वा बहन है ना, सांझ का तारा, भोर का तारा, वीनस को कहते हैं। और वीनस और यूरेनस दोनों ऐसे प्लेनेट हैं, यानी कि आपका शुक्र और अरुण, है ना, ऐसे दोनों प्लेनेट हैं जो कि उनका जो ध्रुव पे घूमते हैं, ये दोनों ध्रुव पे कह लिया जाए तो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। इस वजह से इन पे जो सन उगता है, सनराइज होता है, वह पश्चिम में होता है और सनसेट जो होता है वह पूरब में होता है, ठीक है ना। सबसे अधिक अंडाकार कक्षा वाला ग्रह कौन सा है बेटा? अरुण है, यानी कि यूरेनस है। इसके बाद सबसे धीरे घूमने वाला अक्ष पर ग्रह कौन सा है? अपने वरुण है। तो इसमें देखिए मिस्टेक दिया है, हमने आपको बताया क्या क्या सही आप कर लेंगे सही। पहला वाला गलत है और यह वाला भी गलत है क्योंकि इसको तो हमने प्लैनेट माना ही नहीं है, तो ग्रह की श्रेणी में कब आ गया, ठीक है ना। इसके बाद सही ये वाला है और ये वाला सही है, यानी कि तीसरा और चौथा सही है। तीसरा चौथा इसमें नहीं दिया है तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है ना, याद रखना बेटा। सूर्य के सबसे निकट अगर की बात किया जाए तब हमारा बुध होगा, और ये इस क्वेश्चन में यही मिस्टेक किया गया है, सूर्य से सबसे निकट समझ लिया गया, इस वजह से बी ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है ना। तो याद रखना बच्चों। देखिए इसमें हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं। जो प्लूटो है यह सबसे दूरस्थ ग्रह तो है, लेकिन इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। हालांकि 24 अगस्त 2009 को प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा प्लूटो को ग्रह की दर्जा से समाप्त कर दिया गया। प्लूटो का अब क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्लूटो को ग्रह का दर्जा समाप्त किए जाने के बाद वरुण यानी नेपच्यून को सबसे दूरस्थ ग्रह माना जाता है। याद रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मान्य दिशाओं को आधार मानते हुए कौन से ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम से होगा? तो जाहिर सी बात हमने बताया पश्चिम पे कौन सा होगा? एक तो हमारा शुक्र होगा, एक तो अरुण होगा, यानी इन्हीं दोनों पे, यानी कि दूसरा और चौथा कहाँ पे है? यह वाला, तो यही राइट हो जाएगा। चलिए फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, दिया गया है, आप कर सकते हैं। सूर्य, तीसरा देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? दोनों ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। न्यूनतम दूरी की बात किया गया है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी में परिवर्तन होते रहते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। याद रखना बच्चों, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी होता है, जबकि इनके बीच की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। न्यूनतम दूरी की इस घटना को उपसौर कहते हैं और अधिकतम दूरी की इस घटना को अपसौर कहते हैं। अधिकतम मतलब अपसौर मतलब बहुत दूर, और उपसौर का मतलब थोड़ा सा पास में। तो याद रखना है 3 जनवरी को सबसे पास में उपसौर होता है। 4 जुलाई, क्योंकि महीने का जब स्टार्टिंग होता है तो जनवरी से होता है, तो जनवरी सबसे पहले आता है, तो उपसौर जस्ट ऊपर ही है, तो इस तरह याद कर लेना। 4 जुलाई थोड़ा दूर में आता है, गर्मी उमस भरा होता है, तो उस समय हम लोग अपर मतलब छत पे सोते हैं, तो याद रखना इस तरह से यह हो जाएगा। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर सबसे न्यूनतम दूरी की बात किया जाए तो डी ऑप्शन सही होगा, 3 जनवरी बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया भी गया है 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। याद रखना बच्चों, इसमें से मकर संक्रांति मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें 3-4 डेट याद रखना है बच्चों। देखिए ध्यान से, यह हमारा पृथ्वी है, यह हमारा इक्वेटर है, यह हमारा कर्क रेखा है या मकर रेखा है। तो जो 21 जून होता है, 21 जून की बात किया कर रहे हैं, 21 मार्च, अप्रैल, 21 मार्च और सितंबर। 21 मार्च, देखिए 21 जून को सन यहाँ पे होता है ना। फिर 21 मार्च को क्या हो गया, एक मिनट, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर सितंबर आता है। तो सितंबर में यहाँ पे आ जाता है सन। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ पे आ जाता है 22 दिसंबर को। फिर इसके बाद सन की ऊपर चढ़ता है। हमारे भारत में कहा जाता है उत्तरायण और दक्षिणायन। तो जब सन इधर की तरफ आए, है ना, साउथ पोल की तरफ आए, तो उसे दक्षिणायन कहा जाता है। जब नॉर्थ की तरफ आता है तो उसे उत्तरायण कहा जाता है। तो इस समय सन उत्तरायण हो रहा है। सन समझ रहे हैं कि 21 जून को काफ़ी भीषण गर्मी पड़ती है। तो सन सबसे 21 जून में यहाँ पर होता है कर्क रेखा पर। फिर इसके बाद आ जाता है 21 जून के बाद आ जाता है सितंबर। तो 23 सितंबर को सन आ जाता है इस इक्वेटर लाइन पे, है ना, जिसे 0 डिग्री लाइन कहते हैं। तो इस समय दिन और रात बराबर होते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, सन आ जाता है हमारा इस मकर रेखा पे, जैसे लाइन ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, ठीक है, मकर रेखा पर। कब आता है, 22 दिसंबर को। फिर इसके बाद उत्तरायण जब होता है तो 21 मार्च को सन कहाँ पे आ जाता है, फिर इक्वेटर पे आ जाता है। तो वही सुबह और रात जो है, मतलब कि एक तरह से सवेरा और रात दोनों बराबर होते हैं, डे और नाइट दोनों इक्वल हो जाता है, मतलब 12-12 घंटे का होता है। तो इस तरह याद रखेंगे बच्चों, ये सारी चीज़ें थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है तो पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है। जब न्यूनतम दूरी पर होगा तो हमने बताया था जस्ट ऊपर, तो उपसौर कब होता था, 3 जनवरी को। अपसौर कब होता है, 4 जुलाई। मैक्सिमम दूरी याद रखना है, ठीक है बच्चों। देखिए इसे दूरी देख लीजिए कितने किलोमीटर है। न्यूनतम की जब बात करते हैं 14.73 करोड़ और 15.2 करोड़ जो है सबसे दूरी की अवस्था में। तो याद रखेंगे अपसौर उपसौर किसे कहते हैं। भू यहाँ से पढ़ लीजिएगा, PDF जब मिल जाएगा तो। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है, 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसौर कहते हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलिए, जो एक्सप्लेन हो चुका है उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 क्वेश्चन करना है हम लोग को कम से कम समय में। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति कब सर्वाधिक होती है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने की गति कब सर्वाधिक होती है। यह गति सदा समान रहती है, कभी सर्वाधिक नहीं होता है, ना ही कभी कम होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत उथल पुथल मच जाएगा पृथ्वी पर। जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघलने लग जाएंगे, और जो हमारे पानी हैं, क्योंकि हमको पता है 71% पानी की मात्रा है हमारी पृथ्वी पर। पृथ्वी का जो लैंड एरिया वो डूबने लगेगा। जिस प्रकार से जकार्ता डूब रहा है, इंडोनेशिया का कैपिटल अभी फिलहाल में है, लेकिन फिलहाल में उसे कहा जा रहा है कि जो जावा द्वीप पे है जकार्ता, उसे बोर्नियो द्वीप पर कर दिया जाएगा और उसके जो कैपिटल है किलीमंतर हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन क्या है, सौर दिवस तथा नक्षत्र दिवस के विषय में कौन सा कथन सही है। सौर दिवस की बात करते हैं तो सौर दिवस की अवधि जो होती है नक्षत्र दिवस से अधिक होती है, तो इसे यही सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सौर दिवस, अब एक निश्चित माध्यार्थ रेखा पर सूर्य उत्तरोत्तर 2 बार गुजरता है, तो इसमें लगा समय और दिवस कहलाता है, सौर दिवस कहलाता है। जो समय लगता है 24 घंटे का अवधि लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, सौर दिवस कहते हैं। और नक्षत्र दिवस क्या होता है, नक्षत्र दिवस मतलब पृथ्वी के घूर्णन में लगा समय। जब एक दिए हुए तारे के संदर्भ में पृथ्वी पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाती है तो नक्षत्र दिवस कहते हैं। 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं इसमें, याद रखना बच्चों। अब देखिए, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। खगोलीय एकक बेटों या बच्चों याद रखना कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है उसे खगोलीय एकक कहा जाता है। लगभग 1.5 की एक तरह से इंटू 10 के पावर 11 मीटर की दूरी होती है, याद रखना बच्चों, खगोलीय कहा जाता है इन्हें। तो ये चीज़ें याद रखना है, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 15 करोड़। कोई बताएगा, मून, कमेंट करिएगा, मून और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 3,84,000 समथिंग है ना। पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है। पृथ्वी से सितारों की दूरी, प्रकाश वर्ष या डिस्टेंस की दूरी है, इसे डिस्टेंस से मापा जाता है। तो यानी कि ए हमारा राइट है। पृथ्वी से सितारों की दूरी यानी स्टार का डिस्टेंस जो है अर्थ से जो मेजर किया जाता है प्रकाश वर्ष कहलाता है बच्चों, याद रखना। तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष से में व्यक्त की जाती हैं। एक प्रकाश वर्ष उस दूरी को कहते हैं जो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 1 वर्ष में तय करता है। अतः प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक है और इसका मान 9.4 × 10 के पावर 15 किलोमीटर होता है। यह याद रख लेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। 9.4 × 10 के पावर 15 मीटर कहा जाता है बच्चों, याद रखना। किलोमीटर में 3 घट जाता है, आपको पता होना चाहिए। फैदम समुद्र की इकाई है बच्चों। नॉटिकल मील यह समुद्र की दूरी है। अगर जो हम कहें 1 मील बराबर कितना होता है, 1 मील जिसे कहते हो आप, 1 मील का मतलब 1 कोस जिसे कहते हो 1.6 किलोमीटर होता है। लेकिन एक नॉटिकल मील जो होता है 1.8 किलोमीटर होता है समुद्र में, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का क्या होता है। चंद्रमा की सतह पर कोई वस्तु कैसी हो जाती है बताओ, उसका द्रव्यमान जो होता है पृथ्वी से 1/6 हो जाता है। तो देखो द्रव्यमान घट जाता है, नहीं बच्चों, भार घट जाता है। द्रव्यमान तो हर जगह समान रहता है ना, द्रव्यमान जो है कांस्टेंट है, तो द्रव्यमान तथा भार कम हो जाते हैं,
हैं, गलत बात है। द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार में कमी आती है, बिल्कुल ये इस बात सही है, बी वाला। केवल द्रव्यमान कमी होती है, गलत बात है। द्रव्यमान तथा भार दोनों यथावत रहते हैं, गलत बात है, यानी कि केवल बी सही है इसका। द्रव्यमान एक रहता है और भार अलग हो जाता है बच्चों। चलिए डी इसका। 1 मिनट, हम लोग कहाँ पे थे, 1 मिनट 10 पे थे, तो हम लोग आ जाते हैं इधर, 10 के बाद 11 पे आ जाते हैं। 11, देखिए ये चीज़ बी इसका आंसर सही है, बोला गया था ना 1/6 हो जाता है, यह साइंस का रूल है, आपको पता होगा। देखिए बच्चों एक चीज़ और बता देते हैं, मून का जो ग्रेविटेशनल होता है 1.66 होता है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो बता देंगे 1 संयुक्त मास लगता है बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी से चंद्रमा का सदा एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? आपको पता होना चाहिए, चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूर्णन तथा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा में समान समय लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से जिस स्पीड से अर्थ हमारा घूम रहा है उसी प्रकार से मून भी अपने एक्सिस पे घूम रहा है। इस वजह से जब मून एक तरफ हो जाता है तो हमारा पृथ्वी भी एक तरफ आ जाती है। तो इस वजह से अगर एक तरफ पे देखते हैं 59%, याद रखना बच्चों, 59% पूरा मून जो है, पूरे मून का 59% ही भाग हम पृथ्वी से देख पाते हैं, ये बात भी याद रखना है आपको। और दोनों की एक्सिस पर घूमना सेम है बिल्कुल, दोनों जिस स्पीड से पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रहा है उसी प्रकार से अभी। अच्छा, पृथ्वी की बचा रेडियस कितनी है? तो बता देंगे 6400 किलोमीटर है ना, रेडियस है, हमने बताया। इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। खैर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 27.3 दिन में पूरा चक्कर कर लेता है चंद्रमा भी और पृथ्वी भी, दोनों लगभग इतने ही दिन लगाते हैं। मतलब अपना एक चक्कर, पृथ्वी की चक्कर की बता रहे हैं हम, याद रखना। पृथ्वी के चक्कर जो चंद्रमा लगाता है वह लगभग 1 मून, पूर्णिमा और अमावस्या, पता है ना, यह लगभग 1 महीने लेता है, 28 डेज हम मान के चलते हैं लगभग, ठीक है, वही चीज़ बता रहा है। और अगर पृथ्वी की बात करें अपने एक्सिस पे, तो आप समझ रहे हैं 24 घंटे एक्सिस के कारण पे घूमने के कारण ही होता है ना, रोटेशन के कारण और रिवॉल्यूशन के कारण हमारा साल यानी कि वर्ष, ईयर चेंज होता है, ठीक है, मौसम चेंज होते हैं, ये सारी चीज़ें। अति उच्च ज्वार स्प्रिंग टाइड्स कब होते हैं? पता है स्प्रिंग टाइड्स कब होता है? इसका आंसर अगर हम देखें अमावस्या के दिन होता है, बिल्कुल सही बात है। और चौथा बेटा पूर्णमासी और अमावस्या के दिन, क्योंकि इस समय अमावस्या के दिन काली रात होती है, पूर्णमासी के दिन पूरी अजोर होता है, यानी कि न्यू मून कहते हैं उस समय, ठीक है ना, ये चीज़ें देख लीजिए। अति उच्च ज्वार यानी दीर्घ ज्वार, इसे स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो चंद्रमा और सूर्य का सम्मिलित आकर्षण बल पृथ्वी पर पड़ता है, अतः उच्च ज्वार अनुभव होता है ना बेटा। एक चीज़ और याद रखना, जब पृथ्वी बीच में आ जाती है सन और मून के, जब पृथ्वी बीच में आ जाती है इसमें क्या होता है? लूनर इक्लिप्स होता है ना। जब वही चीज़, जब मून बीच में आ जाता है पृथ्वी और सन के, तो वहाँ पे क्या होता है? एक तरह से जिसे कहते हैं सन, मतलब कि सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण कब कहते हैं? जब पृथ्वी बीच में रहती है। जब मून बीच में रहता है तो उसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ज्वार भित्ति से आप क्या तात्पर्य है? ज्वार भित्ति से क्या तात्पर्य है? देखिए ज्वार भित्ति क्या है बच्चों, ज्वार भित्ति की अगर बात कर लेते हैं हम, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, नीचे दिया है, हम सोचे कहाँ चला गया। ज्वार भित्ति से क्या तात्पर्य है? ज्वार भित्ति भूकंप प्रक्रिया से उत्पन्न एक ज्वारी तरंग है। भूकंप क्रिया से उत्पन्न एक ज्वारी तरंग है और तटीय क्षेत्र में रेत का एक जमाव है, गलत बात है। उच्च ज्वार तल से ठीक ऊपर की ओर प्रवाल जमाव है, गलत बात है। एक नदी के मुहाने से बहाव के विपरीत चलने वाली ज्वार तरंग है। पता है क्या, हमें तो डी लग रहा है बेटा, डी ही सही होना चाहिए हमारे समझ से, तो डी इसका राइट आंसर। एक नदी के मुहाने से बहाव के विपरीत चलने वाली ज्वार तरंग ज्वार भित्ति कहलाती है बच्चों। देखिए यह चीज़ें दिया गया है आपको, अब मेंशन आपको यह चूज करना है कौन सा सही है, यह पूछा गया है। सुमेलित नहीं है, अच्छा कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें अगर देखेंगे तो दूसरा नहीं सुमेलित है, मकर रेखा, यह उत्तरी अक्षांश लिखा है, यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश होना चाहिए मकर रेखा, है ना, यह बात गलत है। इसके बाद एक तीसरा गलत है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है वह 0 डिग्री देशांतर लिखा गया है ना, तो इसको यह सही है दक्षिणी ध्रुव पर, तो यह बात तो सही है। और कर्क रेखा यह भी सही उत्तरी अक्षांश पे, ठीक है, ये दोनों गलत है, यानी कि राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, दूसरा और तीसरा गलत है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 1884 में इसका निर्धारण किया गया था। यह बेरिंग जल संधि के समांतर टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है। जो बेरिंग जल संधि है बच्चों, वो बेरिंग जल डमरू मध्य जो कहते हैं हम लोग, वह अगर देखा जाए तो एक तरफ हमारा रूस का पार्ट है और एक तरफ हमारा कह लीजिए कि क्या बोलते हैं अमेरिका का पार्ट है, याद रखेंगे। जो कि एक जो अमेरिका का पार्ट है वह रूस का ही पहले पार्ट था, बाद में जब देशांतर रेखा बनने लगा अंतर्राष्ट्रीय रेखा 180 डिग्री वाला, तो वो बट गया, इस वजह से रूस ने उसको एक तरह से गिफ्ट कर दिया, मतलब कि दे दिया, पर बेच दिया किसको? अमेरिका को। तो ये बात भी याद रखेंगे आप। और चुक्सी सागर, इधर चुक्सी सागर है और इधर आपका पता है आपका प्रशांत महासागर है, मतलब इस तरह से बड़ा है, उसी का एक पार्ट है यहाँ पे चाइनीज़ ओशियन करके है, तो याद रखेंगे ये चीज़ें। नेक्स्ट पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें कभी भी समकोण पर नहीं पड़ती हैं? श्रीनगर में, हमारे भारत में श्रीनगर पर समकोण में नहीं पड़ती। ये बात याद रखना, यह आपका लॉजिक है, कभी डिस्कस कर लेंगे। वैसे फुल क्लास हमने दिया है, उसमें डिस्कस किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा नदी सबसे लंबा दिन, सॉरी नदी नहीं भैया, सबसे लंबी नदी पूछता ऑस्ट्रेलिया में तो हम बता देते मर्रे और डार्लिंग, ठीक है, सबसे लंबी नदी है। लेकिन पूछा क्या गया है इसमें, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन पूछा गया। सबसे लंबा दिन वही होगा, सबसे लंबा दिन वही होगा जब 22 दिसंबर आएगा। 22 दिसंबर में लंबा दिन होगा। और यहाँ पे था 21 जून। 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा, कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में, याद रखना। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होगा उत्तरी गोलार्ध में। तो याद रखना, ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है। तो 22 दिसंबर इसका राइट आंसर। एक मिनट 22 दिसंबर यह है, यह 22 सितंबर है, तो दोनों याद रखना है आपको। यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, देखिए, यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता है। जाहिर सी बात है, अंतर बढ़ेगा। जब ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगे तो हमें एक तरह से गर्म हवा मिलेगी, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ठंडी हवा मिलेगी। यानी कि ऊपर से नीचे ठंडी हवा चलती है, इक्वेटर से ध्रुवों की ओर गर्म हवा चलती है। यह बात भी याद रखना है। अगर हम ध्रुवों से यानी कि ध्रुवों की तरफ जाते हैं, स्पीसीज़ की संख्या घटने लगती है ना, उनकी वैरायटी घटने लगती है, याद रखना है। और ठंडक बढ़ जाता है, यह बात भी याद रखेंगे। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा की अगर बात करते हैं, भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री लाइन है, और ध्रुवों की ओर जब बढ़ते हैं तो दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है, याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इधर है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आ जाते हैं हम लोग। देखिए 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो याद रखना बच्चों, शीत अयनांत के समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। यह बात गलत है। शीत अयनांत के समय जो सूर्य की रेखाएं होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं, लेकिन मकर रेखा पर पड़ती हैं। शीत अयनांत, जब हमारे भारत में शीत होता है यानी ठंडी का मौसम होता है तो 22 दिसंबर होता है। 22 दिसंबर में जब सन कर्क रेखा पे होगा तब तो हमारे यहाँ गर्मी पड़ेगी 21 जून को ना भाई। 21 जून को क्या डायरेक्ट पड़ेगा तो गर्मी होगा। और 22 दिसंबर को सन यहाँ पे होता है, दक्षिण में बिल्कुल होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, ठंडी होती है, उस समय भीषण ठंडी पड़ती है। निम्न युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, यह बताना है बच्चों। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, पहले हम लोग देख लेते हैं। ग्रीष्म अयनांत 21 मार्च यानी कि यह वाला सुमेलित नहीं है। 21 मार्च ग्रीष्म नहीं, 21 जून होता है ना, यह बात गलत है। और शीत अयनांत 22 दिसंबर, यह बात सही है, यह बात सही है, यह सही है, यह गलत है। इसके बाद पतझड़ विषुवत, यह बात भी गलत है, यह बात भी गलत है। तीसरा भी गलत है, क्योंकि 21 जून तो उधर चला गया और पतझड़ का महीना तो 21 मार्च होता है ना, ये चीज़ याद रखना है। जब सीधी सन की किरणें कर्क रेखा पे पड़ती हैं तो उसी समय कह लीजिए कि बसंत ऋतु, मतलब कर्क रेखा पे करने बेटा, इक्वेटर पे जब पड़ती है सीधी तो उसी समय कह लीजिए पतझड़ का महीना होता है, दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, बसंत विषुवत जो होता है यह जो है कि 23 सितंबर दिया है, तो यह भी गलत है बच्चों। ठीक है, राइट आंसर हमारा केवल एक वाला यही सही है। और राइट आंसर में तीनों कौन गलत पूछा है तो ये वाला सही उत्तर हो जाएगा, यह यानी कि पहला, मतलब पहला, तीसरा और चौथा, यही सही होगा। तो आप देख सकते हैं ग्रीष्म अयनांत जो होता है 21 जून को होता है, शीत अयनांत 22 दिसंबर को होता है, पतझड़ वाला 21 मार्च को होता है, हमने बताया। वसंत भी 21 मार्च को होता है, शरद विषुवत होता है 23 सितंबर। 23 सितंबर और 21 मार्च इसी समय कह लीजिए कि पतझड़ होता है, शरद का एक होता है, एक बसंत का एक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीष्म काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन सबसे लंबा होगा? किस स्थान पर सबसे लंबा होगा? हमने बताया था आपको, सबसे लंबवत यहाँ पे नहीं पड़ेगा और यहाँ पे सबसे लंबा दिन होगा चेन्नई पर। ठीक है ना, क्योंकि वो बिल्कुल साउथ में है बेटा, यह चेन्नई जो है तमिलनाडु का कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट, शीत अयनांत यानी 22 दिसंबर के समय दक्षिणी ध्रुव पर लगातार प्रकाश रहता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, सूर्य से दूरी, देरी लिखा है, सूर्य से दूरी के क्रम में के आधार पर किन ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है? देखिए बच्चा, अगर हम बात करें बेटा कि बच्चों मेरे भाई कि तीसरा और चौथा सही है, इसमें दिख भी रहा है आपको। तो तीसरा क्या है, वरुण, और यहाँ पे कुबेर दिया है चौथा, है ना। एक मिनट, ये दिया है दोनों ने, किसमें क्या बोला है, सूर्य से दूरी के क्रम के आधार पर किन ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। तो कुबेर की बात ही नहीं किया जाएगा, केवल वरुण इसका आंसर रहेगा। वरुण की बदलती रहती है, तो इसका राइट आंसर केवल एक होना चाहिए। अगर दिया है दोनों तो उसमें दोनों की मान लेते हैं हम लोग, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आधार पर वरुण और कुबेर यानी कि यम की दूरी बढ़ती चली जाती है, जिसे हम प्लूटो कहते हैं। अब तो वो निकाल दिया गया है, याद रखेंगे बच्चों। छोटे से छोटे रास्ते से यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति को किसका अनुसरण करना चाहिए? अगर छोटे से छोटे यात्रा, देशांतर रेखा का, देशांतर मतलब देशों में अंतर बेटा, ये वाली रेखा जो होती है, ये वाली
ये वाला, क्योंकि अगर वो इक्वेटर पे जाएगा तो सबसे दूरी कम होगा, और सबसे अधिक दूरी मतलब सबसे दूरी कम होगा उसका ऊपर ध्रुवों पर, है ना। इन दोनों के बीच में, दो देशांतर के बीच में सबसे कम जो दूरी होगी वो ध्रुवों पे होगा, और सबसे अधिक होगा इक्वेटर पे। कितना होता है 111.3 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। और जो हमारा यह अक्षांश रेखा होती है, अक्षांशी रेखा ये वाला, जिसे हम कहते हैं लैटीट्यूड, और लॉन्गिट्यूड देशांतर को कहते हैं। ठीक है, जो लैटीट्यूड होती है, जो लेटी हुई होती है, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, 111 किलोमीटर होती है, याद रखना बच्चों। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कितना हो गया 24 हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 24 के बाद 25। जब कोई व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर को पूर्व से पश्चिम, यानी कि देखिए यार, अगर हम इधर से इधर चलेंगे, पूर्व से पश्चिम मतलब कि पूरब इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया। अगर पूरब से पश्चिम की तरफ चल रहे हैं की ओर पार करते हैं तो तिथि में 1 जोड़ा जाता है, जाहिर सी बात है। और पश्चिम से जब पूरब की तरफ चलेंगे, पश्चिम से जब पूरब इधर चलेंगे तो घटेगा 1 दूरी, तो यानी कि राइट आंसर सी होगा हमारा। देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट चलिए, आयतन के दृष्टिकोण से वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण गैसें हैं। भाई सबसे महत्वपूर्ण गैस, जाहिर सी बात है, हमें ऑक्सीजन तो होना ही होना चाहिए, तो ये तो काट दो, इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो। और कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा नहीं, इसको काट दीजिए। इसको कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा नहीं, इसको काट दीजिए। राइट आंसर नाइट्रोजन कितना होता है 71% के आसपास में होता है, और ऑक्सीजन कितना 29 पॉइंट समथिंग है, और यह जो नाइट्रोजन है 70 पॉइंट समथिंग है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो चुका है हमारी पृथ्वी पर 0.03% हो चुका है। ठीक है, चौथे नंबर पर आर्गन आ गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए देख लीजिए बच्चों, चौथे नंबर पर आर्गन है, मतलब कि तीसरे नंबर पर आर्गन है, चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखना है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, मतलब खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% तक होती है। धूलकण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, ये बात याद रखना है। 27 नंबर का क्वेश्चन, अधिकांश मौसमी घटनाएँ कहाँ संपन्न होती हैं? जाहिर सी बात है बच्चों, हमें पहले देखिए, पहले ट्रोपोस्फीयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर होता है, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर होता है। इस तरह से होते हैं, जिसे हम कहते क्या हैं, हिंदी में कहते हैं क्षोभमंडल, समताप मंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहते हैं। तो अधिक मौसमी घटनाएं कहाँ पे देखने को मिलेंगी? ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिलेंगी, यानी क्षोभमंडल में देखने को मिलेंगी। ठीक है बच्चों, वहाँ पे मौसमी घटनाएं होंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी। और जो हवाई जहाज, एरोप्लेन वगैरह उड़ता है, वह हमारा समताप मंडल में उड़ता है, सेकंड लेयर में। ठीक है, याद रखना, ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो वायुमंडल में 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, दूसरा वाला। ठीक है, क्षोभ सीमा जो होता है वो 50 किलोमीटर तक होता है। इसके बाद आयन मंडल जो होता है वो 80 किलोमीटर तक होता है, 80 किलोमीटर तक होता है बच्चों, इस तरह याद रख लेंगे। आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल, आयन मंडल जो होता है बेटा 480 किलोमीटर तक होता है, याद रखेंगे। मध्य मंडल जो होता है वो 80 किलोमीटर तक होता है नीचे से। वायुमंडल में किस परत में तापमान का क्षैतिज वितरण लगभग एक समान होता है ना, याद रखना बच्चों। सी, समताप मंडल जो होता है इसमें सब टेम्परेचर वगैरह सब बराबर होता है, इसी में हमारा एरोप्लेन वगैरह उड़ता रहता है। ठीक है ना, ये बातें याद रखना। लगभग परंतु 20 किलोमीटर ऊंचा, 20 किलोमीटर के बाद यह शुरू हो जाता है, लगभग 50 किलोमीटर तक होता है समताप मंडल। ठीक है ना, याद रखना। ओजोन लेयर भी इसमें होता है, ओजोन लेयर की जो मोटाई है लगभग 50 किलोमीटर तक है। ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण होती है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है बच्चों। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, घबराने की बात नहीं, आप लोग रिवीजन करिएगा। क्षोभमंडल की मोटाई में ऋतु में वृद्धि हो जाती है बेटा। क्षोभमंडल की जब मोटाई की बात करते हैं तो जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो उसमें वृद्धि हो जाती है, थोड़ी सी 11 किलोमीटर हो जाता है ना, 10 से 11 बढ़ जाता है, थोड़ी सी मोटाई बढ़ जाती है, याद रखना। 18 किलोमीटर तक पहुँच जाता है। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? वायुमंडल में स्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है बच्चों? बता दें, ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये सारी डेट आप याद रखेंगे। खैर 30 तक आज बहुत है, अगर आप लोग का अच्छा व्यूज आने लगा है ना, 3-4 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में आने लगा, तो मैं सारे सब्जेक्ट इसी तरह से स्टार्ट करूँगा। रोज़ लगभग रात के समय 5 बजे से लेकर 9 बजे तक यह सारे क्लासेस हम आपको रन कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, शेयर करिएगा, धन्यवाद।